We're going to cover the new topic which is antigen, antibody and their reaction. So let's first discuss what is an antigen. Antigens are the substances that trigger an immune response in the body and they are typically protein or polysaccharides which are found on the surface of pathogens. So antigens क्या होते हैं जो हमारी बॉडी में जब एंटर करेंगे एक इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देंगे. ये तो तुम्हें पता है एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुए एंटीबॉडीज रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है. एंटीजन्स प्रोटीन या पॉलीसेक्राइड के बने होते हैं जो पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया वायरसेस उनकी जो सरफेस होता है उस पे प्रेजेंट होते हैं. तो पैथोजेंस को हम एंटीजेंस नहीं कहते. पैथोजेंस की जो सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हम उनको कहते हैं एंटीजेंस. ठीक है. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंटीजेंस के पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. द वन इज एंटीजेनिसिटी एंड द अदर इज इम्यूनोजेनिसिटी. मैं इनको सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ. एंटीजेनिसिटी का क्या मतलब है? एंटीजन बॉडी में एंटर हुआ, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की. दोनों एंटीजन और एंटीबॉडीज वो दोनों मिलकर कम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देंगे, इसको कहते हैं एंटीजेनिसिटी. बट ऑन द अदर हैंड इम्यूनोजेनिसिटी इज व्हेन एंटीजन एंटर्स द बॉडी and it gets bind to the antibody. Antigen antibody complex get formed and an immune response is generated. This is immunogenicity. उसमें क्या था? सिर्फ कम्प्लेक्स बना. एंटीजेनिसिटी में. इम्यूनोजेनिसिटी में क्या हुआ? कम्प्लेक्स बना एंड साथ में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है. सो दिस इज अ की डिफरेंस. इसकी एक बड़ी ग्रेट एग्जांपल है एंटीजेनिसिटी एंड इम्यूनोजेनिसिटी की. वैक्सीन जो है वो इम्यूनोजेनिक है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एंटर होकर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है. फाइन. बट ऑन द अदर हैंड अ स्मॉल मॉलिक्यूल उसको हम कहते हैं हैप्टन. वो एंटीजेनिक वो इम्यूनोजेनिक नहीं होता, वो एंटीजेनिक है. मतलब सिर्फ कम्प्लेक्स फॉर्म करता है बट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता. ये दो एग्जांपल्स याद रखनी है. वैक्सीन इज एन इम्यूनोजेनिक एंड हैप्टन इज एंटीजेनिक. फिर हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजेंस. तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी. वन इज कंप्लीट. कंप्लीट में क्या होगा? कम्प्लेक्स भी बनेगा, इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट होगा. इसमें एग्जांपल आती है कंप्लीट इम्यूनोजेनिक में एग्जांपल आती है वैक्सीन की. और इनकम्प्लीट ऑल्सो नोन एज हैप्टन. इसमें मैंने तुम्हें अभी बताया ये सिर्फ एंटीजेनिक है बट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं जनरेट कर रही. सो दिस वाज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजेंस ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी. वन इज कंप्लीट एंटीजेंस, अदर आर इनकम्प्लीट एंटीजेंस ऑल्सो नोन एज हैप्टन. फिर आती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन कि एंटीजन आया कहाँ से है. मे बी एंटीजन बाहर से आया, कोई हमने बैक्टीरिया वायरस फंजाई को इंजेस्ट कर लिया, इनहेल कर लिया, या कोई हमें कोई टिश्यू डैमेज हुआ है उसके थ्रू अंदर आ गया. सो दीज आर एक्सोजीनस. ठीक है. दूसरा एंडोजीनस, हमारी बॉडी ने कोई इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में खुद ही एंटीजेंस प्रोड्यूस किए हों, उसको कहते हैं एंडोजीनस, जो हमारी बॉडी ने खुद प्रोड्यूस किया. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एंटीजेंस. फर्स्ट वन इज जीनो एंटीजेंस. तो जीनो एंटीजेंस कौन से होते हैं? जो हम किसी दूसरी स्पीशी से लेते हैं. मतलब जैसे बैक्टीरिया वायरसेस फंजाई, ये कोई और स्पीशी है, वो हमारे अंदर एंटर हुई, उनके सरफेस पे ये एंटीजेंस प्रेजेंट है, वो हमारी बॉडी में आ गए. ये जीनो मतलब किसी और स्पीशी से हमें एंटीजन मिला है. एलो एंटीजन, एलो मतलब हमारी खुद की किसी हमारी स्पीशी से हमें मिला. इसकी एग्जांपल है ब्लड ग्रुप. जब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो हमें पता है आरबीसी जो होते हैं उनके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. तो वो एंटीजेंस हमें अपनी स्पीशी से ही मिले हैं, किसी और बैक्टीरिया वायरस कोई और स्पीशी से नहीं, ह्यूमन से ही हम अपना ब्लड ग्रुप ब्लड ले रहे हैं ना. तो वो एलो एंटीजन है. फिर आते हैं ऑटो एंटीजन, जो हमारी बॉडी खुद ही एंटीजन प्रोड्यूस कर रही है, नाम से क्लियर है, ऑटो एंटीजन. एंड द अदर वन इज हेट्रोफाइल्स एंड द नेक्स्ट वन इज हेट्रोफाइल्स. हेट्रोफाइल्स वो वाले एंटीजन होते हैं जो दो स्पीशीज में कॉमन होंगे. वो एंटीजन उसमें भी प्रेजेंट है, वो एंटीजन हमारी स्पीशी में भी प्रेजेंट है. दीज आर हेट्रोफाइल्स. अब लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन. तो एंटीबॉडीज फॉर्म कौन करते हैं? हमें पता है बी लिम्फोसाइट्स करते हैं. तो पहला है टी सेल डिपेंडेंट टाइप. इसमें क्या होगा? जो बी लिम्फोसाइट्स होंगे दे आर डिपेंडेंट ऑन टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी. दूसरा है टी सेल इंडिपेंडेंट. तो इसमें क्या होगा? जो बी लिम्फोसाइट्स है दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी विदाउट द हेल्प ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. तो ये समझ आ गई. टू टाइप्स के एंटीजन्स होते हैं, टी सेल डिपेंडेंट एंड सॉरी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है टी सेल डिपेंडेंट एंड टी सेल इंडिपेंडेंट. जिसमें बी सेल्स टी सेल्स की मदद ले रहे हैं एंटीबॉडी फॉर्मेशन में, उसको कहेंगे टी सेल डिपेंडेंट. जिनमें वो हेल्प नहीं ले रहे उसको कहेंगे टी सेल इंडिपेंडेंट. अब हम एंटीजेंस देख लिए. अब हम पढ़ते हैं एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलेंस भी कहते हैं. हमें पता है जो इम्यूनोग्लोबुलेंस जिनको हम कैसे डिनोट करते हैं? आईजी के साथ. ये 5 टाइप्स के होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी. अब ये इम्यूनोग्लोबुलेंस या एंटीबॉडीज जो होती हैं ये भी प्रोटीन्स ही होती हैं जिनको बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलेंस या एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कौन करते हैं? बी सेल्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. तो ये समझ आ गया, ये प्रोटीन्स होते हैं. अब ये करते क्या? कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आया, इन्होंने एंटीबॉडीज ने एंटीजन के साथ बाइंड होके उसको न्यूट्रलाइज कर देना ताकि वो फर्दर डैमेज कॉज ना कर सके. तो इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? टू न्यूट्रलाइज द पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस बाय बाइंडिंग टू देम.
ठीक है, आगे हम अब पढ़ेंगे मेन टॉपिक विच इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो है क्या, पहले ये समझो। एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स वेयर एन एंटीबॉडी इट बाइंड्स टू एन एंटीजन लीडिंग टू द न्यूट्रलाइजेशन और एलिमिनेशन ऑफ द एंटीजन एंड दिस रिएक्शन इज द बेसिस फॉर इम्यून डिफेंस, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड वैक्सीन। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में क्या होगा, एक एंटीजन बॉडी में इन्वेड किया, बी सेल्स ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, वो दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करके ताकि एंटीजन न्यूट्रलाइज हो जाए या एलिमिनेट हो जाए फ्रॉम आवर बॉडी। ये होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तुम इसको डिफाइन कैसे करोगे, इट इज अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, फिर आगे बता दोगे जिसमें ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इससे ही हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है और ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में भी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अलाइजा टेस्ट में मैंने एक वीडियो में बताया था, अलाइजा टेस्टिंग में भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एक बेसिक प्रिंसिपल है, इसी पर अलाइजा टेस्ट बेस्ड है। तो ये कई डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी हेल्प करी है एंड वैक्सीन में। ओके, फिर आती है प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जो रिएक्शन हो रही है बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी ये हाईली स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि कोई एंटीजन आया, हमारी बॉडी को पता है कि इस एंटीजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। द रिएक्शन जो हो रही है एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच में, इट इज हाईली स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी और वो एंटीबॉडी हमारे नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट भी वर्क करी जा रही है। इट इज हाईली स्पेसिफिक, हमारी बॉडी को पता है कि इस एंटीजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, बट कई बार क्या हो सकता है कि दो टाइप्स ऑफ एंटीजन्स के बीच में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलैरिटी के कारण क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसे होता है, अदरवाइज स्पेसिफिक होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की, इट टेक्स प्लेस एट द सरफेस। इसका क्या मतलब है, अब जो एंटीजन्स होते हैं वो नॉर्मली जो पैथोजेंस के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो रही है वो सेल की आउटर लेयर या मेम्ब्रेन पे हो रही है, ना कि सेल के इंटीरियर में। सेकंड प्रॉपर्टी ये है। फिर थर्ड है नो डीनेचुरेशन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी इज देयर। डीनेचुरेशन का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रप्शन और डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी की डीनेचुरेशन नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अगर एंटीजन की डीनेचुरेशन हो जाए तो एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी कि मैंने इसके अगेंस्ट वर्क करना है। तो कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में डीनेचुरेशन नहीं होती। फिर कॉम्बिनेशन इज फर्म बट रिवर्सिबल। ये ऐसे का कॉम्बिनेशन बनता है की लॉक टाइप बॉन्ड बन जाता है। ये फर्म होता है बट रिवर्सिबल है, मतलब ये टूट सकता है। फिर उसके सेम इसी के रिलेटेड पॉइंट है कि लॉक एंड की लाइक बॉन्ड फॉर्मेशन है। ये दिख रहा है, ये लॉक एंड की लाइक बॉन्ड है। होल मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन। पूरा एंटीजन एंटीबॉडी अच्छे से पूरे का पूरा मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि जो एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होती है वो स्पेसिफिक होती है। बॉडी को पता है इस एंटीजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है और वो एंटीबॉडी उसी के अगेंस्ट वर्क करेगी, हमारे नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट या किसी और के अगेंस्ट नहीं वर्क करेगी। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये स्पेसिफिक होती है, बट कई बार सिमिलैरिटी के कारण क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है। फिर ये रिएक्शंस अकर कहां पर करती है, सरफेस पे, ना कि सेल के इंटीरियर पे। फिर इन रिएक्शंस में कभी भी डीनेचुरेशन नहीं होती। अब जो ये रिएक्शन हो रही है इनमें लॉक एंड की लाइक बॉन्ड्स बनते हैं जो कि फर्म होते हैं बट टूट सकते हैं, मतलब कि रिवर्सिबल होते हैं। एंड इसमें पूरे का पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम करते हैं यूजेस। तो क्या क्या यूजेस हो सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के, हमने पहले भी 3 बताए थे। एक तो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स इन पे बेस्ड है, एक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में ये हेल्प करे और दूसरा वैक्सीन में। वो भी तुम यहाँ पर 3 लिख सकते हो। इससे अलावा अब हमें पता है ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में हेल्प कर रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, टू डायग्नोस डिसीज। डिसीज को डायग्नोस करने में, डिसीज की स्टेज कौन सी है उस चीज का पता कराने में, और ये लास्ट वाला देखो टू फाइंड आउट द प्रेवलेंस ऑफ डिसीज की पॉपुलेशन में कितनी स्प्रेड हो चुकी है। ठीक है, कि इस पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ पीपल दे आर सफरिंग विद दैट पर्टिकुलर डिसीज। तो ये 3 चीजें डिसीज के रिलेटेड है, याद करने का तरीका बता रही हूँ। पहला यूज क्या है, डिसीज को डायग्नोस करना। दूसरा क्या है, डिसीज की स्टेज कौन सी है वो पता कराना। और तीसरा क्या है, कितनी प्रेवलेंस है उस डिसीज की उसका पता कराना। ये 3 पॉइंट याद हो गए, डायग्नोस, स्टेज एंड प्रेवलेंस। ठीक है, उसके बाद अब हम ट्रीटमेंट कराएंगे। जब हमने डायग्नोसिस करा दिया तो बाद में इस चीज का भी पता कराना कि कितना बॉडी ने रिस्पॉन्स शो किया है टू दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। तो रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट उस चीज का भी पता लगाने के लिए। अब वो डिसीज कॉज किसने की है, डिसीज पता लगा ली है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने में भी ये हेल्प कर रहा है। एंड वो डिसीज अगर ऑटो इम्यून है तो उस चीज को डिटेक्ट करने में। तो पहले तो डिसीज के बारे में 3 चीजें, डिसीज कौन सी है, कौन सी स्टेज पे है, कितनी प्रेवलेंस में है। ठीक है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट के बारे में पॉइंट था। फिर वो डिसीज कॉज किसने की है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता लगाने के लिए, और अगर वो ऑटो इम्यून डिसीज है तो उसको डिटेक्ट करने में। समझ आ गया, दीज आर द यूजेस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ लिया, हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की इंट्रोडक्शन देखी, प्रॉपर्टीज देखी कि लॉक एंड कीज लाइक बॉन्ड बनते हैं, क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं होती, कई बार हो जाती है, स्पेसिफिक होते हैं, डीनेचुरेशन नहीं होती, सरफेस पे होते हैं। ये हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज। फिर हमने पढ़ी यूजेस। यूजेस में हमने देखा कौन की डिसीज को डायग्नोस करने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट करने एक्सेट्रा। फिर अब हम देख रहे हैं लिमिटेशन क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की। तो CSTF ऐसे करके याद रख लो, CSTF ये
चार लिमिटेशंस है CSTF ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो पहली लिमिटेशन क्या है, क्रॉस रिएक्टिविटी। अभी हमने देखा कि वैसे इसको स्पेसिफिक होना चाहिए, पर कई बार स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सिमिलैरिटी बिटवीन एंटीजन्स, इनके कारण क्या होता है कि एंटीबॉडी जिसके अगेंस्ट बनी थी उसको छोड़ के किसी और के साथ रिएक्ट कर रही है, दैट इज नॉन एज क्रॉस रिएक्टिविटी। तो कई बार वो भी हो जाती है जिसके कारण फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं। अब रिएक्शन तो होगी है ना, तो उससे हम इवेल्युएट कर लेंगे, अच्छा रिएक्शन होगी है मतलब पॉजिटिव है पेशेंट, तो इसके कारण फॉल्स रिजल्ट आ रहा है। सेकंड, सेंसिटिविटी इशू। सेंसिटिविटी इशू का क्या मतलब है कि हम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि रिएक्शन हुई है या नहीं। ये देखो, सम रिएक्शंस में भी टू वीक टू डिटेक्ट, मेकिंग डायग्नोस डिफिकल्ट। हम अच्छे से पता ही नहीं चला पा रहे कि सच में वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है या नहीं। सेंसिटिविटी इश्यूज आ जाते हैं कई बार, ठीक है। फिर है टाइम टेकन। अब देखो, जरूरी तो नहीं है कि अभी मेरे में एंटीजन इन्वेड किया और उसी वक्त मेरी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना दी, मे बी कुछ टाइम बाद, या कई बार वैसे ही हम पहले टेस्ट करवाने लग पड़ते जब थोड़े बहुत सिम्टम्स आए है ना, तो अभी पता नहीं है एंटीबॉडी उस लेवल की प्रोड्यूस हुई है कि वो हम डिटेक्ट करवा सकें, या अभी वो प्रोड्यूस ही ना हुई हो। तो टाइम टेकन इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, इस चीज पे भी ये चीज डिपेंड करती है, क्योंकि इसके कारण नहीं तो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा, चाहे उसमें सच्ची एंटीजन, चाहे वो पेशेंट एक्चुअली में पॉजिटिव हो, बट अभी एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही नहीं हुई थी उसकी बॉडी में, तो इसके कारण क्या होगा, फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा। फिर लास्ट वाला क्या है, क्योर्ड पेशेंट के केस में अभी एंटीबॉडीज उनके सीरम में प्रेजेंट हो सकती है, तो उनके केस में अगर हम ये टेस्ट करा रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव आएगा, ऑल्दो पेशेंट हैज एक्चुअली क्योर्ड फ्रॉम द डिसीज। तो ये CSTF, दीज आर द लिमिटेशन। पहले हमने क्या पढ़ी, क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है। दूसरी, सेंसिटिविटी इश्यूज की कई बार हम डिटेक्ट ही नहीं करा पाते, इतनी वीक रिएक्शन होती है, सेंसिटिविटी इशू। फिर T से क्या है, टाइम टेकन इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, की अभी तक एंटीबॉडी बनी नहीं, जिसके कारण रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव, एक्चुअली में पेशेंट पॉजिटिव था। F से क्या है, फॉल्स रिजल्ट इन केस ऑफ क्योर्ड पेशेंट्स। सो ये CSTF आर द लिमिटेशंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब हम इस टॉपिक का लास्ट पढ़ रहे हैं, विच इज रोल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी। कि हमारी बॉडी में जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो रही हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट रोल्स पड़ते हैं, ये रिएक्शन क्या क्या कर रही है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहला क्या है, एक्चुअली क्या कर रही है हमारी बॉडी में, नहीं इनका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में क्या रोल है, ठीक है। पहला क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। तो जब भी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा, एंटीजन के साथ बाइंड होगी, तो एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगी, जिसके कारण वो फर्दर हमारे में इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, ना ही वो स्प्रेड होगा। एग्जांपल देखो, एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज कोविड-19 वायरस प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। तो पहला रोल क्या होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का, कि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एंटीजन। दूसरा रोल क्या है, अग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन। जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करती है, तो ये एंटीजन को क्या करती है, क्लम्प कर देती है। क्लम्प करेगी, जिसके कारण हमारी बॉडी उनको इजीली आइडेंटिफाई करके रिमूव कर देगी बॉडी से। तो दूसरा रोल क्या है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का, कि अग्लूटिनेशन करा देती है, क्लम्पिंग करा देती है एंटीजन्स की, ताकि वो इजीली एलिमिनेट हो जाए। इसकी एग्जांपल, बड़ी बेस्ट एग्जांपल कौन सी है, ब्लड ग्रुप टाइपिंग। फॉर एग्जांपल, अगर तुम पहले ब्लड ग्रुप देने ट्रांसफ्यूज करने से पहले हम ये रिएक्शन करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल पर्सन को हमने टाइप ए ब्लड दे, अगर पर्सन का टाइप ए ब्लड है ना, तो हम क्या करेंगे, अब हमने जो ब्लड ग्रुप उसको ट्रांसफ्यूज कराना है, हम थोड़ा सा उसके ब्लड के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल पर्सन का ब्लड टाइप ए था और जो हम चढ़ा रहे हैं वो गलती से टाइप बी था, तो टाइप ए वाले ब्लड में एंटी बी एंटीबॉडीज रिलीज हो जाएंगी। अगर मैंने टाइप बी उसमें ऐड कर दिया, तो उसके कारण क्या होगा, अग्लूटिनेशन ऑफ द ब्लड, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये करेक्ट ब्लड मैचिंग नहीं हुई, हम गलत ब्लड चढ़ा रहे हैं पेशेंट को। फिर थर्ड वाला आगे रोल है ऑस्पोनाइजेशन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का थर्ड रोल क्या है, ऑस्पोनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करती है तो एंटीबॉडी एंटीजन को टैग कर देती है, जिसके कारण इम्यून सेल्स उसको पता चल जाता है, अच्छा ये वाला एंटीजन है, अब इसको मैंने इनगल्फ करना है। ये काम इनगल्फिंग का कौन करते हैं, मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस इसको इनगल्फ कर लेंगे इजिली जब हमारी एंटीबॉडीज एंटीजन को टैग कर देंगी। तो एंटीबॉडीज टैग एंटीजन्स, मेकिंग देम ईजियर फॉर इम्यून सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस टू इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है दैट आर यूजफुल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर कर देगा एंड एक्टिवेट कर देगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, ठीक है। तो अभी हमने रोल क्या देखा, रोल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है, सबसे पहले जब रिएक्शन होगी तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है एंटीजन की, उसके बाद जब रिएक्शन होगी तो अग्लूटिनेशन होगी एंटीजन की, ताकि वो इजिली रिमूव आउट हो जाए। थर्ड, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो एंटीबॉडी एंटीजन को टैग कर देगी, ताकि मैक्रोफेजेस उनको इनगल्फ करके एलिमिनेट कर दे। फोर्थ, जब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तो वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देती है, जो कि इनकी एलिमिनेशन में फर्दर हेल्प करेगा। दीज आर द रोल्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब मेथड्स फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, हम डिटेक्ट कैसे करते हैं कि यहाँ पर वो
रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। इस चीज़ को डिटेक्ट करने के मेथड्स हैं, ये हमने आगे वीडियोस में पढ़ने हैं, मैं सिर्फ लिस्ट कर रही हूँ। अग्लूटिनेशन टेस्ट, प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ELISA, वेस्टर्न ब्लॉट, IFA, immunofluorescence assay, CFT, complement fixation test, and flow cytometry. These are some of the methods for detection that whether antigen-antibody reaction has occurred or not. So that's all about antigen-antibody reaction. इसके बाद हमने फर्दर और टॉपिक्स डिस्कस